हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में बात करेंगे हम कोलसिस्टाइसिस की। कोलसिस्टाइसिस हमारी एक कंडीशन है जो कि रिलेटेड होती है हमारे गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर जो रिलेटेड हमारी डिजीजेज है वो हमारे चैप्टर 2 में है पैथोलॉजी के, जो कि 3rd सेमेस्टर का पार्ट है। तो कोलसिस्टाइसिस में क्या होता है, बेसिकली कोल मीन्स होता है बाइल, cyst that means a membrane sac, and itis that means inflammation. जब कभी हमारे गॉल ब्लैडर में या सियाटिक डक्ट में या फिर सिस्टिक डक्ट या गॉल ब्लैडर डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, बाय इन्फेक्शन हो सकती है या फिर ब्लॉकेज हो सकती है या फिर एक्सेस ड्रेनेज ऑफ बाइल हो सकती है। तो जब कभी भी हमारे गॉल ब्लैडर में कोई भी ऐसी चीजें आती हैं, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से जो बाइल का स्टोरेज है वो प्रॉपर ना हो पाए, या फिर जो बाइल का ड्रेनेज है उसमें कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी ब्लॉकेज हो जाए, तो उस कंडीशन में जो डिजीज होती है या जो वो कंडीशन होती है वो कंडीशन कहलाती है कोलसिस्टाइसिस। तो आज इस टर्म को हम बहुत ही इजीली लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कोलसिस्टाइसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्यूट कोलेसिस्टाइसिस है या फिर कोलेसिस्टाइसिस है वो 3 पार्ट में अगर हमने इसको ब्रेक किया है, दैट इज अ कोलेसिस्टाइसिस। तो इन 3 ब्रेक सेंटेंस का मतलब क्या होता है। कोले दैट मीन्स अ बाइल, सिस्ट मतलब होता है हमारा मेम्ब्रेन सैक, मेम्ब्रेन सैक, और आइटिस वी नो अबाउट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। तो इसके नाम में ही इसके डिफिनीशन छुपी हुई है। दैट मीन्स जब हमारे बाइल डक्ट में, जो कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होती है, अटैच्ड होती है और जस्ट लीवर के पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है, जो गॉल ब्लैडर का बाइल रिलीज करके हमारे जीआईटी ट्रैक में, दैट मीन्स स्टमक में लेकर आती है। तो जब उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है तब उस कंडीशन को हम कोलेसिस्टाइसिस के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है किसमें, गॉल ब्लैडर में। अब ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, तो गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एसेंशियल ग्लैंड होता है जिसके अंदर लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल का स्टोरेज होता है, और साथ ही साथ वो जो बाइल की कंसंट्रेशन को भी गाढ़ा करता है। हमारा गॉल ब्लैडर का काम होता है कि बाइल जो भी सिक्रीट हो रहा है, लीवर के थ्रू बन रहा है, उसको अपने अंदर स्टोर रखना। और जब कभी जरूरत हो, जब भी कोई पर्सन खाना खाए, ईटिंग हो, तो जो भी फूड हमारे स्टमक में रहे तो बाइल उसमें जाके मिक्स होके अच्छी तरह से एक काइम का फॉर्मेशन कर सके, जिसकी वजह से जो भी एसेंशियल फैट उसमें प्रेजेंट होगा वो हमारे बाइल के द्वारा डाइजेस्ट हो जाएगा और अपने माइक्रो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारे बाइल का, और ये बाइल स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। और ये जो गॉल ब्लैडर से रिलीज करते हैं अपने बाइल को वाया हमारा स्टमक में, तो ये एक डक्ट के थ्रू करते हैं और उस डक्ट का नाम होता है बाइल डक्ट। ओके, इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, देन उसके बाद जिसके जस्ट पीछे यहाँ पर हमारा लीवर सिचुएटेड होता है, यहाँ पर ये हमारा लीवर हो गया। लीवर में भी 2 लोब होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। और लीवर की ही जस्ट अपर साइड में हमारा यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर जो बाइल डक्ट के साथ हमारे स्टमक में अपना सिक्रीशन को रिलीज करता है। ये जो डक्ट है ये हमारी बाइल डक्ट है। ये क्या है, लीवर, एंड दिस इज अ गॉल ब्लैडर। तो होता क्या है, जब कोई फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में आता है, फूड पार्टिकल स्टमक में आ रहा है, तो उसके बाद जब यहाँ पे वो फूड प्रेजेंट है उसमें HCl भी मिल चुका है, मिक्सअप हो गया है, कुछ अमाउंट वहां पे HCl के भी रहेंगे। HCl का काम होता है कि उस फूड को
एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर सके, साथ ही साथ कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन या भी कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल अगर हमारे फूड के थ्रू हमारे जीआईटी ट्रैक में आ गया है तो वो एसिडिक मीडियम पाके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। देन उसके बाद जब एसिड का सिक्रीशन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और अब ये फूड जो एक अलग अलग पार्टिकल में था ये कंप्लीट बोलस बन चुका है, तब यहाँ पर हमारा बाइल रिलीज होता है लीवर गॉल ब्लैडर के द्वारा और ये बाइल इस फूड को काइम में कन्वर्ट कर देता है। काइम जो कि एक सेमी सॉलिड पार्टिकल का रूप होता है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड और लिक्विड नहीं होता। अब इसी में हमारा स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी और ये काइम धीरे 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 मिक्स होते होते छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो भी फैट का डिपोजिशन होगा या फैट का डाइजेशन होगा वो हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर के पास रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हमारे एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटीन के लिए प्रोटीन हमारा ब्लड वेसल्स में जाके धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ मल्टीविटामिन्स होंगे, न्यूट्रिशंस होंगे, एलिमेंट होंगे, वो सारे हमारे धीरे धीरे करके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे। पर जो फैट का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होगा वो हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद लीवर में फिर से बाइल का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन बाइल का हमारे लीवर में होता है, जबकि स्टोरेज, अगर स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है और बाइल का प्रोडक्शन लीवर में होता है। स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है और उसका यूज जो है यूज हमारा स्टमक में होगा। तीन ऑर्गन अलग अलग, तीनों में उसका अलग अलग फंक्शन, एक जगह उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक जगह स्टोरेज हो रही है और दूसरी जगह वो यूज हो रहा है। तो ये हमारे गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट का काम था जो एसोसिएटेड और साथ में रहता है हमारे लीवर के। तो नेक्स्ट देखते हैं गॉल ब्लैडर। फिर इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजिकली मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर कुछ भी अगर ब्लॉकेज हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए किसी भी तरह के हमारे डक्ट में, सिस्टिक डक्ट के अंदर अगर कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर हमारा गॉल स्टोन भी होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर में, गॉल स्टोन वहां पे जाके फंस चुके हैं, डक्ट है, डक्ट के अंदर अगर कोई स्टोन जाके फंस जाएगा तो इसके आगे का रास्ता हमारा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। फिर जो बाइल यहाँ से रिलीज होने के लिए आएगा स्टमक में जाने के लिए, तो यहाँ से वो वापस आगे नहीं जा पाएगा। बट बाइल में दो डक्ट्स होती हैं, एक तो प्रोडक्शन को जो स्टोरेज करने के लिए होती हैं वो अलग होती हैं जो हमारे लीवर से कनेक्टेड होती हैं, और दूसरी जो ड्रेनेज डक्ट होती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं वो डायरेक्ट स्टमक से कनेक्ट होती है। और सिस्टिक डक्ट में ही हमारा स्टोन का फॉर्मेशन या ब्लॉकेज हो सकता है। तो जब ब्लॉकेज होगा, लीवर तो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, लीवर प्रोडक्शन के थ्रू गॉल ब्लैडर में भरता जा रहा है, गॉल ब्लैडर का साइज एक्सपेंड होता जा रहा है, एक्सपेंड होने की वजह से वहां की सेल में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। वही कंडीशन हमारी गॉल ब्लैडर में कोलसिस्टाइसिस के नाम से कहलाई जाती है या जानी जाती है। और इसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं वाया सर्जरी, बिकॉज गॉल ब्लैडर को समटाइम हम एज अ नॉन एसेंशियल ग्लैंड भी मानते हैं, बिकॉज गॉल ब्लैडर में खुद की कोई भी सिंथेसिस नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बाइल को स्टोर करके रखता है जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो अगर हमने सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया है, वहां से एलिमिनेट कर दिया है, तब लीवर का काम थोड़ा सा ये बढ़ जाता है कि हमारे ऊपर ये डिपेंड होता है कि हमें सिर्फ उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारा बाइल एक बार में बन के डायरेक्टली लीवर से स्टमक में पहुंच सके, क्योंकि अब हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स्ट्रा बाइल बने और वो हमारे स्टमक में गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो सके। सो इसको हम सर्जिकली तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो इन्फ्लामेशन हुई है या जो ऑब्स्ट्रक्शंस हुए हैं, जो ब्लॉकेज हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ईटियोलॉजी हुई है जिसकी वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गई है या डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ चुके हैं। तो दिस कंडीशन एसोसिएटेड होती है ये विथ और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन। तो जरूरी नहीं है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर वो हमारा गॉल
जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं गॉल ब्लैडर्स के थ्रू, जब वो रिलीज हो रहा है, ये हमारी सिस्टिक डक्ट है। अब इस डक्ट में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा स्टोन ही हो, वो कोई अदर ब्लॉकेज भी हो सकता है, या फिर वो कोई फैटी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ब्लड क्लॉटेड भी हो सकता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ स्टोन ही नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं तो उसमें हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन ही है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर हम जाएंगे डायग्नोस करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑब्स्ट्रक्शंस दिखेंगे, बट फिजिकली हम उसको एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली में क्या चीज है। तो हमने एक अनुमान लगा लिया है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कोई ना कोई स्टोन है, बट जब हम उसको एकदम एग्जैक्टली डायग्नोस करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो फैटी मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड या फिर कोई ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आया है यहाँ पे इस जगह पे, जो भी ये ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमारा बाइल प्रोडक्ट आगे नहीं जा पा रहा है, वो जो भी रुकावट हुई है वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। ये हमें ध्यान में रखना है कि वो सिर्फ स्टोन नहीं है, वो स्टोन के अलावा और कुछ भी हो सकता है, विथ और विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन। गॉल स्टोन के अलावा कुछ भी हो सकता है अदर देन। और इसी के बिहाफ पे हमारा जो कोलसिस्टाइसिस होती है, जो इन्फ्लामेशन है, वो दो टाइप की होती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ईटियोलॉजी। ये एक्यूट भी हो सकते हैं, इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक, दोनों तरह की कोलसिस्टाइसिस हो देखने को मिलती है, चाहे तो वो एक्यूट हो या फिर वो क्रोनिक हो। डिपेंड किस पे कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है हमारी ईटियोलॉजी पे। अगर वो स्टोन के वजह से हुई होगी, अगर जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं वो हमारा गॉल स्टोन की वजह से है, देन इट विल बी क्रोनिक। और अगर वो स्टोन की वजह से नहीं है, उसके पीछे की ईटियोलॉजी कोई दूसरी है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, एक्यूमुलेशन है, ब्लॉकेज है, तो उस चीज के लिए हम एक्यूट कोलसिस्टाइसिस को देखेंगे। तो यहाँ पर जो एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंशिएशन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, वो दो टाइप्स की ईटियोलॉजी के बिहाफ पे हुआ है। क्रोनिक, अगर वो उसमें स्टोन है, स्टोन प्रेजेंट, if there is a stone in our cystic duct in gallbladder, then it will chronic cholecystitis. But अगर उसमें स्टोन नहीं है, उसमें इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, देन वो क्या होगी, हमारी एक्यूट होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे क्लियर हो चुका है। क्रोनिक दैट मीन्स स्टोन। क्रोनिक को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्रोनिक मतलब बहुत ही ज्यादा वाली बुरी चीज होती है, और स्टोन क्या होता है, हार्ड होता है। तो कोई भी पत्थर होगा और उससे अगर किसी को चोट लगेगी तो ऑब्वियसली वो क्रोनिक चोट होगी, बहुत ज्यादा गहरी चोट होगी। तो पत्थर से हमें ये याद रखना है, स्टोन, स्टोन दैट मीन्स पत्थर, उस पत्थर या गिट्टी वो हमारी क्रोनिक रहेगी, एक्यूट नहीं होगी। बट जो इन्फेक्शंस होते हैं, अगर उसमें खरोच वगैरह लगी होगी, वहां पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट कहलाएगा। यहाँ हमें सिर्फ ये समझने के लिए याद करना है, ट्रिक है ये हमारे लिए एक। देन इट इज फाउंड इन बोथ, ये हमारे जेंडर्स रिलेटेड नहीं होता है, जेंडर स्पेसिफिक डिजीज नहीं है। इट कैन बी अकर इन मेल एंड वुमेन ऑल्सो, दोनों में ये बराबर होता है, कोई भी परसेंटेज इसमें ज्यादा या कम नहीं है। बट जो प्रोपेंसिटी है सर्टेन पॉपुलेशन में वो अलग होती है। इट में ऑल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन क्लासिक साइन और सिम्टम्स, इनके अपने अलग ही साइन और सिम्टम्स होते हैं। मेंस के अंदर अलग होते हैं, वुमेन्स के अंदर अलग होते हैं, बट होते दोनों के में है। कोई ऐसा फिक्स अलग रेशियो नहीं है कि मेल्स ज्यादा सफर करते हैं, फीमेल्स कम करती हैं, या फीमेल ज्यादा करती हैं, मेल्स कम करते हैं, दोनों में इक्वल है। बट सर्टेन पॉपुलेशन के बिहाफ पे ये अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं। फिर अगर एक्यूट कोलसिस्टाइसिस की बात की जाए, वो ऑल्सो कंफ्यूज होते हैं विथ अदर इलनेस के थ्रू। मतलब अगर साइन और सिम्टम्स की बात की जाए सिर्फ, तो अगर घर में कोई बता रहा है कि
पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, या फिर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो इससे जो पर्सन है या फिर जो प्रोफेशनल है या नर्सेज हैं या कोई भी इंसान है, वो थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइन होते हैं, वो अदर डिजीज से भी रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक पेप्टिक अल्सर, इरिटेबल बॉवेल डिजीज एंड कार्डियक डिजीज। तो ये सारी चीजें हमें उसमें भी देखने को मिलती हैं और अपने कोलसिस्टाइसिस में भी देखने को मिलती हैं। तो ऑन हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स के बिहाफ पे ये डिजीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। विदाउट डायग्नोसिस, जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो हमारी, जितनी भी अच्छी नॉलेज हो, बट विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट डायग्नोसिस कोलसिस्टाइसिस का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी एक्यूट के लिए, क्रोनिक के लिए नहीं। क्रोनिक के अपने अलग सिम्टम्स होते हैं, एक्यूट वाला जो होता है वो कंफ्यूजिंग होता है पेप्टिक अल्सर के थ्रू, इरिटेबल बोवेल डिजीज के थ्रू और कार्डियक डिजीज के थ्रू। क्रोनिक और एक्यूट पेनक्रियाटिस वो भी मिमिक्री होती है हमारे गॉल ब्लैडर डिजीज से रिलेटेड। दैट मीन्स मिमिक मतलब होता है एक्टिंग, मिमिक मतलब एक्टिंग, नकल करना, देखा देखी करना। तो मिमिक मतलब जो हमारे गॉल ब्लैडर की डिजीज होती हैं, वो इन सभी डिजीज से, क्रोनिक या एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन, इनकी और गॉल ब्लैडर की दोनों जो डिजीज होती हैं वो एक दूसरे से मिमिक होती है, एक्टिंग होती है, दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। पर्सन भी कंफ्यूज हो सकता है कि उसको एक्चुअली पेन कहाँ है, एक्चुअली सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ फिजिशियंस को भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई हम पहले डायग्नोज पे जाके उसको कंफर्म करेंगे, देन आफ्टर उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में ये कोलसिस्टाइसिस। ये हमारा हेल्दी गॉल ब्लैडर है, इसकी वॉल हमारी थिन है, थिन मीन्स पतली है, और इसके अंदर ये पूरा जो लाइट ग्रीन फ्लूइड है ये हमारा बाइल है। इट इज अ बाइल जो स्टोरेज हुआ है। बाइल का काम होता है स्टोरेज करना, किसको, सॉरी, गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोरेज करना। बट यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? समटाइम्स यहाँ पे गॉल स्टोन्स प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं। ये स्टोन में भी कोलेस्ट्रॉलिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फैटी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर हमारे कैल्शियम के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी स्वेलिन म्यूकोसा, ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है ये स्वेलिंग हो चुकी है, इसमें इन्फ्लामेशन है, यहाँ पर इतना गैप है, ये इन्फ्लामेशन भी दूसरी है। सो जो गॉल स्टोन रिलेटेड इन्फ्लामेशन हुई है, कोलसिस्टाइसिस हुई है, वो हमारी क्रोनिक है। इट इज अ क्रोनिक। बट सो म्यूकोसा लेयर के स्वेलिंग होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से अगर कोलसिस्टाइसिस हो रही है तो वो हमारी एक्यूट है। और चूंकि दोनों की ईटियोलॉजी अलग है तो दोनों के साइन सिम्टम्स भी थोड़े बहुत डिफर होंगे, दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। बट हाँ, इन दोनों ही केस में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर हमने सर्जरी करके पूरे गॉल स्टोन को ही निकाल दिया है तो यहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऑर्गन ही नहीं है। अब लीवर में ही बाइल बनेगा और थोड़ी देर के लिए वहीं पड़ा रहेगा, फिर जब पर्सन खाना खाएगा तो वो बाइल डायरेक्टली हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा काइम का फॉर्मेशन के लिए। आगे देखते हैं ईटियोलॉजी, क्या क्या इसके रीजंस होते हैं, किस वजह से ये कॉज होती हैं। तो सबसे पहली ईटियोलॉजी है हमारी इसमें एक्यूट के बारे में अगर बात की जाए तो वो उसके डेफिनेशन से ही निकल के आ रही है। दैट मीन्स अ सिस्टिक डक्ट में ब्लॉकेज या फिर इन्फ्लामेशन। जो उसके डेफिनेशन मतलब कि कोलसिस्टाइसिस, कोल दैट मीन्स अवर बाइल, cyst that means a membrane sac, और itis that means a inflammation। तो ईटियोलॉजी इसकी इसी डेफिनेशन में छुपी है कि बाइल डक्ट में जब कभी इन्फ्लामेशन हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो उसी वजह से हमारा ये डिजीज शो हो रही है।
आगे क्या है, नॉर्मली जो बाइल होता है किसका बनता है, वो मेड इन द लीवर एंड ट्रेवल्स डाउन टू द बाइल डक्ट एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ओके, देन अगर ये गॉल ब्लैडर में बन नहीं रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर हो रहा है। फिर आफ्टर ईटिंग कुछ फूड स्पेशली की, जैसे कि बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड है, ग्रेसी फूड है, या बहुत ही जंक फूड है, ऑयली फूड है, तब उस केस में हमारा गॉल ब्लैडर में स्टिमुलेशन पहुंचती है कि वो बाइल को इम्पटी करे गॉल ब्लैडर के थ्रू, और कहाँ पे जाए, वो सिस्टिक डक्ट में जाए, जो कि हमारे ड्यूडेनम का हिस्सा बनेंगे, स्टमक के जस्ट नीचे के साइड में। उसके बाद क्या होता है, दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारी मददफुल होती है, एड्स इन फूड डाइजेशन। एड दैट मीन्स हेल्पफुल, हेल्पफुल होती है हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए। कैसे हो रही है ये प्रोसेस, समझ में आ रहा है हमको। ये इटियोलॉजी तो कंप्लीटली अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। क्या है वो, हमारा इन्फ्लामेशन के होने के पहले की ये कंडीशन है कि लीवर में हमारा बाइल बन रहा है, बनने के बाद वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने जा रहा है। आफ्टर ईटिंग कुछ फूड स्पेशली खाने की वजह से, स्पाइसी या ग्रेसी फूड की वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टिमुलेशन पहुंचता है कि बाइल को वहां से रिलीज किया जाए, गॉल ब्लैडर को खाली कर दिया जाए। खाली करने के बाद वो जो बाइल आएगा वो हमारे सिस्टिक डक्ट के थ्रू आएगा, हमारे ड्यूडेनम के पार्ट में जाएगा। वहां पे जाने के वजह से हमारा जो फूड डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट अप हो जाएगी। बट आगे क्या होता है हमारा इसमें, गॉल ब्लैडर नॉट ओनली स्टोर बाइल, ये सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोरेज नहीं होता है, वो बाइल को कंसंट्रेट भी बनाता है। बाइल का फॉर्मेशन तो लीवर में होता जा रहा है, बट उसको थिक करने के लिए गॉल ब्लैडर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड बाइल क्या करता है, ससेप्टेबल होता है परसिपिटेशन फॉर्मिंग स्टोन, कि अगर वो कंसंट्रेटेड है तो उसमें स्टोन्स बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारी होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है, एक चेंजेस इन नैरो रेंज, कोई भी बॉडी की फिजियोलॉजी अगर नैरो रेंज में ही चेंज हो रही है तो वो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस कहलाती है। बट अगर वहां पे स्टोन बन जा रहे हैं, हमारे बाइल के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आ रही है, स्टोरेज में कैपेसिटी कम होती जा रही है स्टोरेज की, तो हमारी होम्योस्टेसिस वहां पर क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, बाइल स्टैसिस, स्टैसिस का मतलब होता है स्टॉप या फिर रुकावट। रुकावट तरह से समझ सकते हैं, जो भी स्टैसिस वर्ड जहां पर भी आपको दिखे, बैक्टीरियोस्टैसिस, फंगोस्टैसिस, प्रोटोजोअल स्टैसिस या फिर बाइल स्टैसिस, तो स्टैसिस का मतलब होता है स्टॉप, उस प्रोसेस को रोक देना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइल वहां पर रुक जा रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से सुपर सैचुरेशन लीवर में आ जा रहा है कोलेस्ट्रॉल का और लिपिड का, क्योंकि जो बाइल होता है उसके कंसंट्रेशन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। बाइल किस चीज का बना होता है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन प्रोसेस रुकती है और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बनने लगते हैं। अब यही कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल क्या करेंगे, बाइल में जाए, गॉल ब्लैडर में जाएंगे और वहां पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में भी डिसॉल्व नहीं हो सकते, डिफ्यूज नहीं हो सकते, बिकॉज ये सॉलिड पार्टिकल है। इनका पार्टिकल साइज हमारे ब्लड वेसल्स के साइज से बड़ा होता है, कैपिलरी की साइज से बड़ा होता है, तो ये जहां पर भी जाएंगे वहां पर आगे जाके रुकावट करेंगे, उस जगह पे ये ऑब्स्ट्रक्शंस बना देंगे, ब्लॉकेज कर देंगे। देन जब सिस्टिक डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, okay, caused by stone, then it is acute calculus cholecystitis। कैलकुलस है ये, कैलकुलस दैट मीन्स किसका है ये, कैल्शियम, कैल्शियम का है, और सिस्टिक डक्ट में ब्लॉकेज हो चुकी है। फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वन कैन हैव पेन। अब यहाँ पर हमें जानना है कि पेन जो हो रहा है ड्यू टू temporary obstruction by gallstone and that is called biliary colic। कोलिक मतलब होता है पेन, जैसे एंटी कोलिक मेडिसिन होती हैं, छोटे बच्चों को कोलिक एड दिए जाते हैं, तो कोलिक का मतलब होता है पेन, बाइलरी कोलिक।
उसके बाद है द डायग्नोसिस ऑफ बाइलरी कोलिक इज अपग्रेडेड टू एक्यूट कैलकुलस कोलसिस्टाइसिस इफ द पेन डज नॉट रिसॉल्व इन 6 आवर। अगर 6 आवर के अंदर हमारा वो पेन रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, देन वो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, हमारे कोलसिस्टाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि इतना प्रोसेस तो लगता ही है हमारे क्रिस्टल्स को गॉल ब्लैडर में पहुंचकर वहां पर इंफ्लामेशन कॉज करने का। इंफ्लामेशन अगर एक बार कॉज हो चुकी है, हमारा गॉल ब्लैडर हैम्पर्ड हो चुका है, नेक्रोटिक हो चुका है, तब उसमें कोई भी ऐसे चांसेस नहीं हो पाते हैं इसलिए कि वो वापस से रिकवर हो सके। देन इफ नो स्टोन, कोई भी स्टोन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, वहां पर स्टोन प्रेजेंट नहीं है, देन वो क्या होगा, ए कैलकुलस कोलसिस्टाइसिस एक्यूट, ए कैलकुलस कोलसिस्टाइसिस। दोनों ही कंडीशन हमारी अलग अलग है। स्टोन प्रेजेंट होगा वो तो हमारा होगा वो कोलसिस्टाइसिस, नहीं प्रेजेंट होगा तो एक्यूट ए कैलकुलस कोलसिस्टाइसिस, और अगर प्रेजेंट होगा तो वो होगा कैलकुलस कोलसिस्टाइसिस। डिपेंड करता है स्टोन प्रेजेंट है या स्टोन प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो ब्लॉकेज हो रहा है गॉल ब्लैडर में, उसकी वजह से वहां पर वॉल में एडेमा, एडेमा दैट मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन, accumulation of fluid, accumulation of fluid is called edema। edema में एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, वो जो एरिया होता है वो स्पंजी हो जाता है, उसको टच करने पे ऐसा प्रेशर और प्रेशर बहुत फील होगा, और एक पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू वो फ्लूइड हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, उसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन बन जाती है, जो कि एवेंचुअली कॉज होता है इस्चीमिया या फिर गैंग्रीन की वजह से। देन गैंग्रीनियस गॉल ब्लैडर क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं बाय गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे बैक्टीरिया जो कि गैस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर में अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पे गैस फॉर्मेशन करेंगे, तो गैस क्या करेगी, एयर बबल बनाएगी। बबल्स भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्चिमिया कंडीशन भी होती है जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज करती है, तो अगर वो हमारे सिस्टिक डक्ट में भी ब्लॉकेज कर रही है तो वो हमारे कोलसिस्टाइसिस की ही ईटियोलॉजी में आएगा, जो कि हमारे एक्यूट फेज में रहेगा, क्रोनिक फेज में नहीं रहेगा। देन कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक्यूट एम्फाइसेमेटस होते हैं, कोलसिस्टाइसिस होती है, ये सारे की सारी कंडीशन क्या होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, एंड रप्चर हैज हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी। अगर ये किसी भी रीजन की वजह से बर्स्ट कर जाए, फट जाए, तो ये जो गैंग्रीन है वो सारे हमारी बॉडी के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और मल्टीपल जगह पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ब्लॉकेज कॉज करेंगे, इस्चीमिया कॉज करेंगे, और इस्चीमिया का अल्टीमेट एंड स्टेज होती है हमारा सेल डेथ या फिर नेक्रोसिस। सेल डेथ का रीजन होता है पर्सन की भी जान खतरे में हो जाती है अगर वो किसी वाइटल ऑर्गन पे इफेक्ट डाल रही होगी तो, इन केस ऑफ ब्रेन, लंग्स एंड आवर हार्ट। ये हमारे बेसिकली मेन 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर लेग और हैंड में इस्चीमिया हुई है तो वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, उसमें झुंझुनी सी आने लगेगी। बट अगर ब्रेन में, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, इस्चीमिया हो गया है, तो हार्ट पंप करना अगर बंद कर देगा तो पर्सन की जान भी जा सकती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो ओवरऑल ये हमारी ईटियोलॉजी थी। अब अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं अगर किसी पर्सन में गॉल ब्लैडर में कोई भी इंफ्लामेशन है या स्टोन है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। क्यों इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उनके पीछे के कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं, पहले अगर हम एक्यूट की बात की करें कि अगर डायग्नोस हो गया है, वो हमारा एक्यूट कोलसिस्टाइसिस है, तो भी हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो अपने आप में तो बहुत ही डेंजरस नहीं है, बट उसकी वजह से जो अदर कंडीशन आ रही हैं वो हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं या फिर कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि डायबिटीज के केस में अगर पर्सन ऑलरेडी डायबिटिक है और तब उसको एक्यूट कोलसिस्टाइसिस हो चुका है, तो लीवर के ऊपर एक फंक्शन और बढ़ जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ग्लूकोज का रीअपटेक प्रोसेस जो होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो
डिजीज डायबिटीज के केस में ये एक्यूट भी हमारा एक रिस्क फैक्टर होता है। सेकेंडली, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस की ऑलरेडी हिस्ट्री है या फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, स्प्लीनोमेगाली हुई हो, या स्टमक में कोई भी कट लगा हो, इन्फेक्शन हुआ हो, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है हमारे लिए। देन प्रोलॉन्ग फास्टिंग, बहुत ही लंबे समय से इंसान ने कुछ भी खाया नहीं है, हड़ताल कर रखी है, भूख हड़ताल है, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अब अगर हम कुछ नहीं खा भी रहे होंगे तो लीवर तो अपना काम कर ही रहा है, क्योंकि उसको तो बाइल का प्रोडक्शन करना है, गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करना है। बट अब वहां पर इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। अब कम होने की वजह से लीवर को तो ये बात नहीं पता है, वो अपना काम करता रहेगा, तो जो एक्सेस बाइल बनता रहेगा वो उसको स्टोर होने में प्रॉब्लम होगी, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी अनहेल्दी कंडीशन बन सकती है, रिस्क फैक्टर हो सकता है वो। साथ ही शॉक, शॉक क्या है? ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी, बॉडी की अगर इम्यूनिटी ही वीक है और एक्यूट फेज में कोई इन्फ्लामेशन अगर हुई होगी, कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, तो उस केस में हमारे लिए ये थोड़ी सी डेंजरस और रिस्की बात है। प्लस वैस्कुलाइटिस, हमारी वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे एक्यूट से रिलेटेड। क्रोनिक कोलसिस्टाइसिस की बात की जाए तो क्रोनिक में देखा जाएगा रैपिड वेट लॉस, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, ओबेसिटी है, एज बढ़ रही है, प्रेगनेंसी है, या उसके अलावा बीन असाइंड फीमेल एट बर्थ है। फिर नेक्स्ट है बीन ऑफ हिस्पैनिक और पीमा इंडियन डिसेंट है। ये सारी चीजें जो होती हैं रिस्क फैक्टर होता है हमारे कोलसिस्टाइसिस से रिलेटेड। नाउ सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स भी इसके अलग अलग होते हैं, दोनों कॉज में हमारी इटियोलॉजी में सिम्टम्स अलग अलग होंगे। सो फर्स्ट हमारा ये एक्यूट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं कुछ, जिसमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है कि अभी ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी ही खाना खाया है, आपको खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जलन होगी हमारे पूरे जीआईटी ट्रैक में, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। सो एब्डोमिनल ब्लोटिंग की वजह से कच्ची डकार आएंगी, ऐसा लगेगा कि बस खाना मुंह से निकल ही जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर हमने बहुत ही एक्सेस में खा लिया है, वो ब्लोटिंग कंडीशन होती है। कच्ची डकार आने का मतलब होता है हमारा एब्डोमिनल ब्लोटिंग। उसके बाद टेंडरनेस इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में थोड़ी सी झंझनाहट महसूस होने लगेगी, टेंडरनेस लगती रहेगी, वो सिम्टम्स होगा। लिटिल या फिर नो एपेटाइट, कम भूख लगेगी या भूख लगेगी ही नहीं बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग। नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग और स्लाइट फीवर एंड चिल्स, फीवर और ठंडक भी लगेगी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। जहां भी इन्फेक्शन टर्म आएगा वहां पर हमारा फीवर और चिल्स जरूर आएगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिव होती है और बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, जिससे कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है उनको, और उतनी ही ड्यूरेशन में वो कोशिश करती है कि उस पैथोजन को या एक्सटर्नल मॉलिक्यूल को वहां से वो रिमूव कर सके। तो हर बार जब हमें थोड़ा थोड़ा सा फीवर महसूस होता है तो हमें जरूरत नहीं होती है कि हम तुरंत मेडिसिन खा लें। हो सकता हो कि हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस चल रही हो, जिसकी वजह से ये फीवर एक सिम्टम के रूप में आ रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब भी किसी बच्चों में वैक्सीन लगती है, या कोविड वैक्सीन हम सबने लगवाई है, तो वैक्सीन जिसने भी लगाई थी उसने यह जरूर बोला था कि आपको फीवर आएगा, अगर फीवर बहुत ही ज्यादा होगा तभी मेडिसिन लीजिएगा, अदरवाइज उसमें मेडिसिन हमें नहीं लेनी है, क्योंकि अगर फीवर आया है दैट मीन्स वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जरूर हुई है, तो वो बॉडी हमारे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना चुकी है हमारी बॉडी के अंदर। फीवर इस बात का एक सिम्टम होता है, एक इंडिकेशन होता है, हर फीवर हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। फीवर एक तरह का सिम्टम्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर है तो उसको हमें ब्लड डायग्नोसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कराना है और स्पेसिफिक एंटीजन बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी है। फीवर एक सिम्टम है। देन यहाँ से अगर हम क्रोनिक की बात करें तो ये हमारे
कुछ क्रोनिक एग्जाम्पल हैं, क्रोनिक सिम्टम्स हैं। पीपल विथ क्रोनिक कोलसिस्टाइसिस एक्सपीरियंस करते हैं ट्रस्टेड सोर्स सिमिलर टाइप ऑफ पेन बट इट टेंड्स टू अकर प्राइमरी इन द इवनिंग और नाइट। रात के समय में और इवनिंग के समय में उनको ज्यादा पेन फील होगा। वाई? बिकॉज इवनिंग और नाइट के ड्यूरेशन में हम जो फूड इनटेक करते हैं वो कम हो जाता है। रात में हमने डिनर कर लिया, उसके बाद सुबह तक हमने कुछ भी नहीं खाया, उस ड्यूरेशन में हमारा फूड को डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, बाइल को रिलीज हो जाना चाहिए था। बट जब बाइल रिलीज होने के लिए आ रहा है तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बाइल हमारे ड्यूडेनम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और जब ना पहुंच पाने की वजह से हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वहां पर पेन सिग्नल स्टार्ट होंगे, जो कि एट नाइट और इवनिंग में ज्यादातर होंगे। हमारे एक्यूट में भी होंगे बट वो किसी भी टाइम हो सकते हैं। क्रोनिक की बात की जाएगी तो वो स्पेसिफिक हमारे नाइट और इवनिंग में देखने को मिलेंगे। देन यूजुअली सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो कुछ वीक्स के बाद होते हैं और उसमें कुछ मंथ भी लग जाते हैं, और कुछ टिपिकली डू नॉट एक्सपीरियंस फीवर और चिल्स। सब में फीवर और चिल्स नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्रोनिक कोलसिस्टाइसिस में हमारा इन्फ्लेमेशन रीजन नहीं था। क्रोनिक का इन्फ्लेमेशन रीजन क्या था? स्टोन का बनना। अब जब स्टोन बन रहा है तो फीवर होगा ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, बट अगर इन्फेक्शन है, पैथोजन है, तो वहां पर फीवर जरूर होगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा राइज करेगा ही करेगा बिकॉज ऑफ हमारी इम्यूनिटी के लिए। देन आगे बढ़ते हैं। द पेन में वर्सन ओवर टाइम। पेन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता जाएगा समय के साथ साथ, जैसी वो कंडीशन की प्रोग्रेस होगी एक्यूट वर्जन के अलावा। तो ये ओवरऑल हमारे सिम्टम्स थे जो कोलसिस्टाइसिस में देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग के कुछ फेज हमारे एक्यूट में है, उसी को मिक्स करते हुए हमारा क्रोनिक में भी है। क्रोनिक में बस यहाँ पर हमारा इवनिंग और नाइट का एक सिम्टम्स आ गया है कि जो पेन होगा वो रात और दिन के समय थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्यूट। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले होता है फिस्टूला। अब ये फिस्टूला क्या होता है? फिस्टूला एक लार्ज स्टोन होता है जो कि कंप्लीट ब्लॉक कर देता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। फिस्टूला, फिस्टूला क्या होता है? फिस्टूला एक तरह का पैसेज वे होता है जो किसी भी दो ऑर्गन्स के बीच में हो जाता है। दैट मीन्स इंटरकनेक्टेड ऑर्गन हो जाते हैं। हम वैसे तो ऑर्गन्स अपनी एक लेयर में अलग अलग होते हैं, उनके बीच में अगर कोई भी कनेक्शन होता है तो वो डक्ट के थ्रू होता है, या अगर उसमें डक्ट नहीं है, वो डक्टलेस है, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने एक मटेरियल को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाएंगे वाया ब्लड स्ट्रीम, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट फिस्टूला एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड हो जाता है, दैट मीन्स उन दोनों ऑर्गन्स की जो लेयर होती है वो दोनों ही साइड से गायब हो जाती है या रप्चर हो जाती है। तो दिस कंडीशन व्हेन लार्ज स्टोन अगर बन जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टोन बन जा रहे हैं गॉल ब्लैडर की वॉल पे, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का ड्यूडेनम के साथ एक इंटरलिंक बन जाएगा। गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम के बीच में इमेजिन करना है हमें कि ड्यूडेनम है और गॉल ब्लैडर की वॉल है, बट वो स्टोन इतना ज्यादा बन चुका है, इतना वॉल थिक हो गई है कि वो उस स्टोन ने हमारे गॉल ब्लैडर की थिन वॉल को, थिन लेयर को रप्चर करके खराब कर दिया है, और अब वो पैसेज कहाँ बना चुका है? डायरेक्ट गॉल ब्लैडर में, तो सॉरी ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम का जो भी एसिड होगा, स्टमक एसिड होगा, वो हमारे गॉल ब्लैडर में भी आ सकता है। गॉल ब्लैडर का जो भी बाइल है वो डायरेक्टली अननेसेसरी हमारे ड्यूडेनम में या स्टमक में भी जा सकता है। तो उस कंडीशन को, उस टर्म को बोलते हैं फिस्टूला, एक अननेसेसरी गेट पैसेज जो दो ऑर्गन्स के बीच में बन जाता है, जिससे हमारा स्टमक एसिड वहां पर जा सकता है, जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग या कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो सकती है वो। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर डाइसेंटेशन। इसमें गॉल ब्लैडर बिकम इन्फ्लेम हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से बाइल का जो एक्यूमुलेशन होगा उससे स्ट्रेचिंग और स्वेलिंग हो जाएगी, जो कि पेन कॉज करेंगे, क्योंकि बाइल अभी तक अपने एक बलून है,
बलून की स्ट्रेंथ जितनी होगी उसमें एयर उतना ही फिल हो सकता है। बट अगर एयर के अलावा हमने उसमें ऑलरेडी कुछ पत्थर फिल कर दिया है, कुछ एयर के अलावा उसमें एक अलग सी लेयर बना ली है, या एक्सेस एयर हम उसमें फिल कर रहे हैं, तो वो बस्ट कर सकता है, उसमें अलग से कोई स्वेलिंग हो सकती है। तो सेम बलून की कंडीशन में हमारा गॉल ब्लैडर हो जाएगा, जिसमें स्वेलिंग और स्ट्रेचिंग हो जाएगी एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से, जो इन्फ्लामेशन की वजह से देखने को मिल रही है। देन इन्फेक्शन हो सकता है गॉल ब्लैडर में। इन्फेक्शन में भी बैक्टीरिया के प्रोलिफरेशन के द्वारा हो सकता है, या फिर ट्रस्टेड सोर्स रेयर लाइफ थ्रेटनिंग होती है। फिर कोल स्टैसिस हो सकती है। स्टैसिस का मतलब है हमारा ब्रेकडाउन या रुकावट, ब्लॉकेज, स्टॉप। तो कोल दैट मीन्स हमारा बाइल, अब बाइल आगे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। दिस इज रेयर कॉम्प्लिकेशन विच द बाइल डक्ट बिकम ब्लॉक एंड बाइल इज अनेबल टू फ्लो, बाइल हमारा फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशंस थे जो रिलेटेड थे हमारे कोलसिस्टाइसिस से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है जब ये अकर होता है, तो इसको हम बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कंडीशन हो रही है हमारी, तो अब पैथोफिजियोलॉजी हमारी यहाँ पर दो आएंगी, एक आएगी एक्यूट के लिए, दूसरी रहेगी हमारे क्रोनिक के लिए। सो हमें ये पता है कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट कोलसिस्टाइसिस हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इन्फ्लामेशन है, ब्लॉकेज है, इस्चीमिया है, उसमें स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इनिशियली एक्यूट में क्या हो रहा है, जब कभी कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन अकर्स इन गॉल ब्लैडर या फिर बाइल डक्ट, ओके, बाइल डक्ट में या गॉल ब्लैडर में या फिर हमारे सिस्टिक डक्ट में, सीडी दैट इज सिस्टिक डक्ट, इन सभी डक्ट में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन के रूप में आगे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होने के साथ वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन क्या लीड करेगी, यहाँ पर ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज होने के साथ वजह से वहां पर क्या कंडीशन राइज होगी, इस्चेमिक कंडीशन होगी, या फिर वहां पर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे, और इन दोनों ही वजह से क्या होगा, बाइल अनएबल टू फ्लो, बाइल हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा, और जिसका रीजन होगा कि हमारे गॉल ब्लैडर पे एक्सेस प्रेशर बनेगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, जनरेट करेगा एक्यूट कोलसिस्टाइसिस, क्योंकि वहां पर हमारी जो म्यूकोसा लेयर है उस लेयर में इन्फ्लामेशन होने लगी है। म्यूकोसा लेयर की में जब इन्फ्लामेशन होने लगेगी तो जो उसका ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन का सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया धीरे धीरे कम होता रहेगा। कम होने की वजह से जब ब्लॉकेज होंगे, इस्चेमिक कंडीशन रहेगी, तब जो बाइल फ्लो होने वाला होगा वो बाइल फ्लो नहीं हो पाएगा। ये पैथोफिजियोलॉजी थी हमारी रिलेटेड टू एक्यूट। अब लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में यहाँ पर हमारे गॉल स्टोन, गॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। ये गॉल स्टोन्स क्या करते हैं, हमारे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस फ्लो करेंगे। बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से जो म्यूकोसा लेयर होगी या जो ल्यूमेन होगा वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन होने की वजह से वहां पेन सिग्नल आएंगे, और पेन जो आगे थिन होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज, और अल्टीमेटली वहां पर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लगेगी। तो दोनों की ईटियोलॉजी हमारे अलग अलग होती है। अब ये गॉल स्टोन क्या होते हैं, गॉल स्टोन की भी अपनी अलग ही कहानी होती है। गॉल स्टोन भी एक तरह की डिजीज होती है जिसको कोलेलाइटिस बोला जाता है।
ये एक अलग टर्म होता है जो हमारे सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट हमें जानना इसके बारे में जरूरी है कि क्या होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन, जिसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं। ये हम थोड़ी देर के लिए अपने टॉपिक से चेंज हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, ये समझने के लिए कि कोलसिस्टाइसिस क्रोनिक वे में कैसे बनता है। तो जो स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन, बहुत ही कॉमन टर्म होता है कि किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट है, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं। वो जो स्टोन होते हैं वो हमारे कैल्शियम या फिर हमारे क्रिस्टल क्रिस्टल्स के बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं, या फिर वो समटाइम्स या फिर वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सो इस बिहाफ पे जो हमारे गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्टली होते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के स्टोन होते हैं। फर्स्टली होते हैं प्योर स्टोन। प्योर स्टोन का मतलब होता है या तो वो कंप्लीटली कैल्शियम के बने होंगे, कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल के बने होंगे, या फिर कंप्लीटली वो क्रिस्टल के होंगे। ये 3 चांसेस हो सकते हैं। प्योर दैट मीन्स सिर्फ एक चीज का बना हुआ स्टोन है, उसमें कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हुआ है। देन उसके बाद वो मिक्स्ड हो सकते हैं, मिक्स्ड स्टोन जिसमें या कैल्शियम प्लस कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। कैल्शियम में भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कुछ हमारे जो अननेसेसरी, जैसे लोग बोलते हैं टमाटर के बीज खाने से या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल इनटेक कर लेने से जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो भी धीरे धीरे जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो वो सारी चीजें भी हमारे स्टोन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा जो थर्ड हमारा होता है वो होता है कंबाइंड स्टोन। अब कंबाइंड स्टोन में क्या हो रहा है कि मिक्स्ड में 2 चीजों का मिक्सअप हो गया। कंबाइंड में ये सारे के सारे एक साथ मिलके, साथ जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट हैं वो सभी एक दूसरे से मिलके कंबाइंड होके एक बड़ा सा स्टोन बना ले। प्योर स्टोन तो सिर्फ सिंगल छोटा सा होगा इस तरह से। मिक्स्ड में 2 बनेंगे तो एक हमारा कैल्शियम नेचर का होगा, एक कोलेस्ट्रॉल नेचर का होगा, तो एक हमारा क्रिस्टल होगा, या फिर कोई भी ऐसी एडिशनल चीज होंगी जिसको इनटेक किया होगा, या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो इस तरह का होगा। बट अगर कंबाइंड की बात की जाए तो कंबाइंड में क्या, पूरा का पूरा एक ही स्टोन होगा जो इन सभी को मिला के बना होगा। यहाँ पे मतलब अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है। प्योर छोटे छोटे से अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, मिक्स में 2 क्रिस्टल्स को मिला के एक कर दिया गया है, बट वो अलग अलग ही है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कंबाइंड स्टोन जो होते हैं वो कंप्लीटली एक सिंगल फॉर्म में होते हैं और इनको यहाँ पर हम अलग नहीं कर सकते, उसको तोड़ ब्रेक कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर से जब रिलीज करेंगे उसको तो तोड़ के हमें निकालना पड़ेगा। वो थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि सब चीजों का उसमें मिक्सचर होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में है, बड़े एलिमेंट है। और इन स्टोन्स का कलर जो होता है बेसिकली वो येलो कलर में होते हैं या ब्राउन और ब्लैक कलर में होते हैं। येलो बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन, जो बिलीरुबिन लीवर में बन रहा है समटाइम्स उसके भी कुछ पार्टिकल्स हमारे क्रिस्टल्स के रूप में स्टोन में धीरे कहीं ना कहीं बीच बीच में जाके फिलअप करने के लिए जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलर क्या हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। तो ये ओवरऑल हमारा गॉल स्टोन था। अब यही गॉल स्टोन जो हमारे गॉल ब्लैडर में बन रहा है वो हमें क्रोनिक कोलसिस्टाइसिस का एक रीजन बनाने को दे रहा है, जिसकी वजह से क्रोनिक कोलसिस्टाइसिस वाली डिजीज हो रही है। सो गॉल स्टोन एक अलग कंडीशन है, अलग सिचुएशन है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। बट अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया, अनट्रीट कर दिया, इग्नोर कर दिया,
तो उसकी वजह से एक अलग से मैकेनिज्म स्टार्ट होगी हमारी बॉडी में, अलग पैथोजेनेसिस शुरू होगी, जो कि नई बीमारी का रूप ले लेगी, जिसको हम बोलते हैं कोलसिस्टाइसिस, इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर। ओके, और वो क्रोनिक क्यों है? बिकॉज उसमें गॉल स्टोन्स जाके एक्यूमुलेट होते गए हैं, होते गए हैं, होते गए, वो वहां पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। सो ये हमारी थी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोलॉजी की अगर बात की जाए कि क्या अपीयरेंस होती है, कैसे दिखाई देते हैं ये गॉल ब्लैडर्स वगैरह में सारी चीजें, तो ग्रॉस एनाटॉमी की अगर बात करें तो जो गॉल ब्लैडर का नॉर्मल साइज होगा वो थिकेंड वॉल हो जाएगी। वॉल क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, मोटी होने लगेगी। अभी तक तो थिन होती है बट थिक दिखाएगी। साथ ही श्रिंकन इन साइज, साइज में वो छोटी हो जाएगी बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम के क्रिस्टल्स वहां पे बनने लगेंगे। फाइब्रोसिस दैट मीन सेल्स डैमेज, सेल नेक्रोसिस, जिसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर का साइज है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देन म्यूकोसा जो भी होगी वो ग्लैंडुलर होगी, अनक्रिएटेड होगी और पॉलीपॉइड के साथ एट्रोपिक होगी। एट्रोपिक मतलब उसके साइज में रिडक्शन हो जाएगा। साथ ही जो ल्यूमेन होगी हमारी गॉल ब्लैडर की, ल्यूमेन दैट मीन्स जो एरिया होगा, एरिया सरफेस एरिया होगा वो मिक्स टाइप की कैलिकुली के थ्रू भर जाएगा। ल्यूमेन का साइज छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। गॉल ब्लैडर के अंदर जब उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की जाएगी तो ये उसकी स्टडी में देखने को मिलेगा जब उसकी स्लाइड्स बनाई जाएंगी या अपीयरेंस के बारे में ओवरऑल स्टडी की जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट होता है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।